पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला आईपीएल 2026 का मैच नंबर 4 जो कि खेला जाएगा मुल्लांपुर महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल के स्टेडियम के उस मैदान पर, जहां पर पिछले जो आईपीएल के कुछ मुकाबले खेले गए वहां पर किस तरीके का रिजल्ट देखने को मिला। बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी होती हैं, बैटिंग करने के लिए पिच बहुत ही शानदार होती है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नेचर है जहां पर अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो काफी हद तक उसके हाथ में ये मैच आता आपको दिखाई पड़ सकता है। तो आज के इस मैच में चाहे पंजाब की टीम हो चाहे गुजरात की टीम हो, जब आज के इस मुकाबले में खेलने उतरेंगे, जिसमें पंजाब की टीम का तो अपना होम ग्राउंड होगा, जबकि गुजरात की टीम के जो कप्तान है उनका एक डिफॉल्ट होम ग्राउंड है। हालांकि खेल तो गुजरात की तरफ से रहे हैं, लेकिन पंजाब के ही ये प्लेयर है फिलहाल। और ये मैच जो 31 मार्च 2026 को शाम को 7:30 बजे से मुल्लांपुर के उसी मैदान पर, जहां पर जो पिछले कुल मिलाकर के 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें सबसे आखिरी मैच यहां पर जो हुआ था वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया वो T20 मुकाबला, जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम ने पहले बैटिंग करी, 213 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में इंडियन टीम केवल 162 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जबकि पावर प्ले की शुरुआत अगर आप देखें तो रन के मामले में दोनों टीमें काफी हद तक बराबरी पर रही, लेकिन वहीं पर इंडियन टीम का जो पावर प्ले रहा वो थोड़ा सा विकेट के मामले में खराब चला गया, जहां पर 3 विकेटें गिर गई, जिसका एक जेन्युइन जो रीजन था वो था रन रेट का प्रेशर, जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम ने जो 213 रन बना दिए थे तो निश्चित तौर पर उसको चेज करने के लिए शुरुआत तो अच्छी चाहिए ही थी, और रन बनाने के चक्कर में इंडियन बैटर्स ने अपनी विकेटें गंवाई पहले 6 ओवर में 3। और यही चीज इस मैदान पर जनरली होता भी है, जहां पर अगर आप देखें तो 205 का स्कोर चेज करने के चक्कर में पंजाब की टीम 155 के स्कोर पर 9 विकेट गंवा गई और स्कोर को चेज नहीं कर पाई। यहां पर भी सेकंड इनिंग का पावर प्ले बॉलिंग करने वाली टीम के फेवर में गया, जबकि सेकंड लास्ट मैच अगर आप देखें तो 219 का स्कोर चेज करने के चक्कर में सीएसके की टीम हालांकि 201 तक पहुंची। इसने शुरुआत भी काफी अच्छी करी थी, लेकिन फिर भी मैच हार गई, चूंकि स्कोर ही उतना बड़ा था जिसको चेज करना उतना भी आसान नहीं था। जबकि अगर यहां पर आप देखें तो 111 का स्कोर भी पंजाब की टीम ने केकेआर के खिलाफ डिफेंड कर दिया था। और उसके बाद 2025 में और भी जो मुकाबले यहां पर खेले गए आईपीएल के, उसके रिजल्ट्स अगर आप देखते चले जाएं तो 157 का स्कोर यहां पर चेज तो हुआ, 101 का स्कोर यहां पर चेज हो गया, यहां पर 228 का स्कोर डिफेंड हो गया। और बाकी इस मैच का तो आपको मैंने डिस्कस किया ही। तो इस पिच का नेचर कुछ ऐसा ही होता है कि छोटी बाउंड्रीज तो होती हैं, बैटिंग करने के लिए पिच बहुत अच्छी होती है, अच्छा पेस और बाउंस आता है बल्ले पर। गेंदबाजों को शुरुआत में हालांकि पावर प्ले के दौरान थोड़ी बहुत हेल्प जरूर होती है, लेकिन स्कोर इतने बड़े बन जाते हैं जनरली यहां पर पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान, अगर कोई टीम कोलैप्स ना कर जाए तो उसको चेज करना निश्चित तौर पर थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। और वो जो प्रेशर होता है वो क्रिएट होता है जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर, उसकी वजह से। और निश्चित तौर पर पिच भी थोड़ी सी स्लो डाउन होती है यहां पर सेकंड इनिंग के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा जो वहां पर क्ले कंटेंट है वो सॉफ्ट होता है पिच का मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। तो बैटिंग सेकंड करना यहां पर कभी उतना इजी रहा नहीं है। अगर आप इन 7 मैचेस के रिजल्ट्स देखेंगे तो 5 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें ही इसी वजह से जीती हैं, जहां पर स्पिन और पेस को जो विकेटें मिली हैं उसमें स्पिनर्स को 33 तो पेस को 53 विकेटें टोटल अभी तक के लास्ट के 7 मुकाबलों में मिली हैं, जिसको इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पेसर्स यहां पर सेकंड इनिंग में पहली इनिंग से ज्यादा विकेट लेकर के जाते हैं, और उसी वजह से रिजल्ट जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम के पक्ष में जाता है। तो निश्चित तौर पर टॉस काफी बड़ी भूमिका निभाएगा आज के इस मैच में भी। तो टॉस के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पिच दी जा रही है उस पर घास का कंटेंट कितना ज्यादा है, वो आपको मैं पिच रिपोर्ट में टॉस के बाद फाइनल इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, और उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो सारे लास्ट मिनट अपडेट्स होंगे उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे इसी वीडियो के, वहां पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल देखिए जो हेड टू हेड के आंकड़े हैं इन्हीं दोनों टीमों के बीच में, पंजाब और गुजरात की टीम ने टोटल जो आईपीएल में 5 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं उसमें पंजाब ने 3 मुकाबले जीते हैं, गुजरात ने 2 मुकाबले जीते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आज का मैच खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ के इस मैदान पर मुल्लांपुर में, इस चंडीगढ़ के मैदान पर ये दोनों टीमें एक बार एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरी हैं और उसको गुजरात ने वो मुकाबला जीता है। तो गुजरात की टीम निश्चित तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा अपर हैंड लेकर के जाती है, लेकिन मामला काफी हद तक बैलेंस नेचर वाला ही दिखाई पड़ता है पिच के हिसाब से भी, और दोनों टीमों का आपसी जो निश्चित तौर पर काफी हद तक मुकाबला रहा है उसके हिसाब से भी। बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो अभी तो फिलहाल अगर आप बैटिंग ऑर्डर में देखेंगे तो कूपर कॉनोली आपको नंबर 4 पर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा था तो अपनी फाइनल रिसर्च के दौरान मैंने देखा कि एक न्यूज था निश्चित तौर पर जहां पर रिकी पॉन्टिंग ने बोला है कि कूपर कॉनोली जो कि है तो एक ऑलराउंडर, अपनी बैक इंजरी की वजह से ये खेलेंगे तो जरूर प्लेइंग 11 में, वो भी नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और एज अ बैटर ही खेलेंगे, बॉलिंग करते आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब ये अगर नंबर 3 पर आते हैं तो श्रेयस अय्यर निश्चित तौर पर नंबर 4 पर आ जाएंगे। अब ये न्यूज कितनी ज्यादा निश्चित तौर पर रियल है वो तो हमको मैच के टाइम पर पता चलेगा, या आपको मैं टेलीग्राम पर कंफर्म कर दूंगा, लेकिन जो अपडेट्स थे वो आपको मैंने बता दिया। बाकी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या तो ओपन करते ही हैं, और बाकी यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में नेहल वडेरा है, शशांक सिंह है, सभी जानते हैं, मार्कस स्टोनिस खेलते दिखाई पड़ेंगे ही, मार्को एंसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह और यजुवेंद्र चहल के
साथ साथ हरप्रीत बरार ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते दिखाई पड़ सकते हैं सब्स्टिट्यूट होकर के। और चूंकि कप्तान रिकी पॉन्टिंग है तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर आपको इस टीम में दिखाई पड़ेगा और इसी वजह से जेवियर बार्टलेट भी है, इसी वजह से कूपर कॉनली भी हैं। वरना बाकी भी जो ऑप्शन इस टीम के पास हैं, जिसमें आप देखें तो अजमतुल्लाह उमर जई भी हैं, बाकी मिच ओवेन है, विजय कुमार वाइसाक और बाकी के जो बेंच के प्लेयर्स हैं, जिसमें अभी शायद अभी के लिए फिलहाल रिसेंट टाइम में शुरुआती कुछ मुकाबलों के लोकी फर्गूसन अवेलेबल है नहीं, ये भी एक न्यूज़ है। लेकिन आगे बढ़ते हुए जो टॉप के 17 प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर, उनमें से जिसमें से प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ सकती है। सभी प्लेयरों का जो रोल रहा है एज अ बैटर या बॉलर, उसमें इनका पूरा करियर कैसा चला है, तो करियर का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस समझ सकते हैं पूरे के पूरे फॉर्मेट में, जिसमें निश्चित तौर पर ऐसे प्लेयरों के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है जिनके बारे में नॉलेज थोड़ी सी आपको कम हो। हालांकि पंजाब की टीम काफ़ी फेमस खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, वो आपको ज़्यादा दिक्कत देगी नहीं किसी प्लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको करियर के आंकड़े देखने हैं तो आप देख लीजिए, साथ ही साथ इनिंग के हिसाब से इन लोगों ने अपने करियर में क्या किया है। एग्जाम्पल के तौर पर तो आपके पास यहाँ पर बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग का है हर एक बैटर का, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर सा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। एक एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा जेवियर बार्टलेट का, जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, 81 T20 मैच खेल करके 103 विकेट ले चुके हैं। और इन 103 विकेटें लेने के क्रम में जब भी इन्होंने पहली इनिंग में जितनी भी बॉलिंग करी अपने करियर में, उसमें जितनी विकेटें चटकाई हैं, ऑन एन एवरेज 19 गेंदें इनको एक विकेट निकालने में पहली इनिंग में लगती है, लेकिन सेकेंड इनिंग में केवल 13 गेंदें लगती हैं। तो काफ़ी हद तक एक बात यहाँ पर इनके बारे में समझ में आती है कि ये सेकेंड इनिंग के ज़्यादा बेटर बॉलर है, स्कोर्स को डिफेंड करना ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और यही सारे नेचर्स विकेट निकालने के, रन बनाने के हर एक बैटर बॉलर के आप इस पेज पर देख सकते हो। और रिसेंट फॉर्म में आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे जो पंजाब के प्लेयर्स हैं रिसेंटली पिछले कुछ समय से, पिछले 8-10 मुकाबलों में अगर आप देखें तो शॉर्टर फॉर्मेट में, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, और रिसेंट टाइम में तो ज़्यादातर T20 क्रिकेट ही हुआ है, उसमें कैसा फॉर्म इनका चला है वो सारा डेटा आपके सामने है। और ये चीज़ अगर आप देखने उतरेंगे कि कैसा रिसेंट फॉर्म प्लेयर्स का है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये पता चलेगी कि पंजाब का जो पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर है वो निश्चित तौर पर अभी रिसेंट टाइम में उतने बेहतर फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ा है, जिसका एविडेंट वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि चाहे वो प्रियांश आर्या हो, रिसेंट टाइम में पिछले कुछ मुकाबले में जरूर निश्चित तौर पर शुरुआत अच्छी दे रहे हैं अपनी जो भी टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन बड़े स्कोर में अपने उन सभी स्कोर्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और वहीं पर प्रभसिमरन सिंह की बात करें तो इनकी तो हालत थोड़ी सी ज़्यादा खराब है, बीच बीच में कुछ पारियां आई हैं, और वैसे भी एक फ्लैशी प्लेयर है, लगातार शॉट्स खेलते हैं तो विकेट निकलने के इनके ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। लेकिन प्रियांश आर्या उस कंपेयर में देखें तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी श्रेयस अय्यर भी इवन अगर आप देखें ना तो बहुत बेहतर फॉर्म में अभी रिसेंट टाइम में नहीं रहे हैं, लेकिन जो इनका पूरा बैटिंग ऑर्डर है उसमें निश्चित तौर पर दूसरे, या मैं तो कहूँगा कि सबसे बेस्ट बैटिंग ऑप्शन कोई है तो वो श्रेयस अय्यर ही है, जो कि निश्चित तौर पर फॉर्म में नहीं है, लेकिन इनको ड्रॉप करना भी काफ़ी रिस्की रहेगा। और इनके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, अभी बता दे रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर को एज ए प्लेयर तो लेकर के जाना है, लेकिन कप्तान है, बस कप्तान के तौर पर आपको नहीं लेकर के जाना है। और बाकी कूपर कॉनली का आपको मैंने पीछे एक अपडेट दिया, हालांकि इनका भी अगर आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं, केवल एज ए बैटर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आप इनको लेकर के जाना चाहेंगे या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। चूँकि अगर बॉलिंग करते हैं तो यूटिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है इनकी। बाकी नेहल वडेरा है, शशांक सिंह है, वो उतना बेहतर मेरे हिसाब से स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में ऑप्शन बनते नहीं, लेकिन फॉर्म भी देखेंगे तो उतना बेहतर है नहीं। मार्कस स्टोनिस निश्चित तौर पर T20 फॉर्मेट के मेरे हिसाब से इस पूरी की पूरी टीम के अंदर तीसरे सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे, जो अपनी पूरी जो यूटिलिटी है, चाहे जब बैटर चाहे जब बॉलर बात करें, वो कंप्लीट प्रोवाइड करवाते हैं और बल्ले से भी और गेंद से भी काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में दे रहे हैं। और वही सिमिलर चीज़ यहाँ पर मार्को एंसन को लेकर के भी कहूँगा, हालांकि विकेटें अगर आखिरी के 2 मैच में देखें तो एक भी नहीं है, लेकिन उसके पहले के 2 मैच में बैक टू बैक 4 विकेटें हैं। ये T20 वर्ल्ड कप की इनकी परफॉर्मेंस है रिसेंट टाइम में, और सभी को पता है कि रिसेंट टाइम में ये बैटिंग भी बड़ी खतरनाक कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट, या आप कह सकते हैं कि एज ए बॉलर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे, जिसमें अर्शदीप सिंह भी है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते T20 फॉर्मेट में, और इवन जेवियर बार्टलेट भी हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ युजवेंद्र चहल भी हैं, जिनके नंबर्स तो काफ़ी रिसेंट टाइम के अच्छे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ले करके जाना वो थोड़ा रिस्कियर रहेगा। और सामने की टीम जो है अभी फिलहाल गुजरात टाइटंस की, वो स्पिन कैसा खेलती है उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। और ओवरऑल पूरा रिसेंट फॉर्म देख लेने के बाद इसमें हरप्रीत बरार का भी रिसेंट फॉर्म आप देखिए काफ़ी बेहतर है, उमर जई है, बेन डॉर्सूस है, मिच ओवेन है, लोकी फर्गूसन, विजय कुमार वाइसाक बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे इस पिच पर, खास करके चाहे वो पहली इनिंग बॉलिंग हो या सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो। ये जिस तरीके के स्लोअर वंस करते हैं, चेंज ऑफ पेस करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये हमेशा बन जाते हैं इस तरीके के मैदान पर। लेकिन फिलहाल अभी के लिए प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर के साथ साथ मार्कस स्टोनिस, मार्को एंसन, जेवियर बार्टलेट और अर्शदीप सिंह, ये मेरे हिसाब से 6 बेस्ट ऑप्शन होंगे। 7वां ऑप्शन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कूपर कॉनली हैं, जो कि बैटिंग पिचेस पर बहुत ही शानदार खेलते हैं, स्पिन
स्पिन भी इवन ये बेहतर खेलते हैं। तो ये पूरी की पूरी पंजाब की टीम है जिसके बारे में मेरी अपनी वो एनालिसिस थी, जिसके दम पर आपने ये समझने की कोशिश करी कि कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे। और उसके बाद हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देखेंगे कि गुजरात के खिलाफ प्रियांश आर्या के एक मैच पर 47 रन है, लेकिन वहीं पर प्रभसिमरन सिंह के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। श्रेयस अय्यर ने 2 मैच में 109 रन बनाया, चूंकि एक बार नॉट आउट है तो 109 का ही एवरेज भी है। बाकी नेहल वडेरा कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन शशांक सिंह 4 मैचेस की 3 इनिंग में नॉट आउट रहते हुए 138 रन, 138 का एवरेज भी है। बाकी मार्कस स्टोनिस के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, इवन मार्को एंसन के भी, इवन अर्शदीप के भी 6 मैच केवल 5 विकेट है, और 7 में जो 6 विकेट युजवेंद्र चहल के हैं। हरप्रीत बरार भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। विजय कुमार वैसा के भी 3 मैच पर 3 विकेट ही हैं। तो ये जो हेड टू हेड के आंकड़े हैं, जिसमें एक तो शशांक सिंह और कुछ हद तक श्रेयस अय्यर थोड़े से बेटर ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं प्रियांश आर्या के साथ। बॉलर्स तो बिल्कुल चले ही नहीं है गुजरात के खिलाफ। इसी का नतीजा ये निकलता रहा है रिसेंट टाइम में ज़्यादातर कि पंजाब की टीम थोड़ी सी कमजोर पड़ी है गुजरात के सामने, खास करके इस मैदान पर, जिस मैदान पर आंकड़े अगर आप देखने जाएं इन सभी के सभी पंजाबी प्लेयर्स का, तो फिलहाल उनमें प्रियांश आर्या के नंबर्स काफ़ी बेहतर है, 5 में 154 रन, 30 का एवरेज। लेकिन वहीं पर आप श्रेयस अय्यर के आंकड़े देख लीजिए, प्रभसिमरन सिंह के आंकड़े देख लीजिए, और उसमें श्रेयस अय्यर का ये जो आंकड़ा है 5 बजे केवल 27 रन। इसी वजह से आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब प्लेयर तो पिक करिए, कप्तान बस कप्तान मत बनाइएगा। बॉलिंग ऑप्शंस में अगर आप देखने जाएं तो यहाँ पर हरप्रीत बरार कुछ खास नहीं कर पाए। युजवेंद्र चहल के आंकड़े यहाँ पर ठीक ठाक है, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग। पहली इनिंग में तो 42 गेंदें लगी है 1 विकेट निकालने में, सेकंड इनिंग में केवल 10 गेंदें। और वहीं पर अर्शदीप सिंह यहाँ पर कामयाब हुए हैं ज़्यादातर पहली इनिंग की बॉलिंग में, 10 मैच में 11 विकेटें हैं। जेवियर बाटलर के आंकड़े थोड़े से पुअर हैं। मार्को एंसन ठीक ठाक कर गए हैं। बाकी लोकी फर्गुसन यहाँ पर कमाल कर पाए हैं, लेकिन अभी ये फिलहाल खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो ओवरऑल जो आपको मैंने 6 ऑप्शंस बताएं वही बेस्ट रहेंगे, जिसमें से जेवियर बाटलर को ड्रॉप करके अब कोई भी एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर सकते हैं, जिसमें से शशांक सिंह बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, या इवन अगर आप थोड़ा सा निश्चित तौर पर रिस्क ले सकते हैं तो प्रभसिमरन सिंह को भी ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा अपना सजेशन रहेगा। बाकी प्लेयर बैटल देखने आए कि ये जो सारे के सारे पंजाब किंग्स के बैटर्स हैं जब फेस करेंगे गुजरात के बॉलर्स को, तो वहाँ पर जिस बॉलिंग है उस टाइप ऑफ बॉलिंग या इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ कैसे आंकड़े हैं। तो प्रियांश आर्या की बात करें तो राशिद खान के 3 गेंद पर 5 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। स्पिन बॉलिंग इनको थोड़ा सा परेशान करती है, चूंकि ये भी एक हार्ड हिटर ही हैं, बल्ला चलाते हैं लगातार, और स्पिनर्स के खिलाफ ज़्यादातर विकेट देते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी 3 बार आउट हुए हैं, 26 रन बना करके। ऑफ स्पिन तो फिर भी ठीक ठाक खेल गया, लेकिन लेग स्पिन पर कमजोर पड़े हैं। तो ये इनकी 2 कमजोरियां हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और साथ ही साथ लेग स्पिन, जिसमें राशिद खान भी आ जाते हैं। बाकी प्रभसिमरन सिंह की बात करें तो रबाडा पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके, एक बार प्रसिद्ध कृष्णा पर, और 7 बार एक्चुअली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर 174 रन बना करके। इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी है, जिनको आप देखेंगे तो मोहम्मद सिराज 2 बार आउट कर चुके, एक बार जेसन होल्डर आउट कर चुके, 20 बार आउट हो चुके हैं लेग स्पिन बॉलिंग पर। तो इस टीम की एक प्रॉपर जो टॉप ऑर्डर की एक वीकनेस दिखाई पड़ रही है वो लेग स्पिन बॉलिंग है। तो सामने की टीम में राशिद खान एक ऐसा ऑप्शन है, वो काफी शानदार इंपॉर्टेंट ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, जो कि मार्कस स्टोनिस को भी 4 बार केवल 54 रन देकर के आउट कर चुके हैं। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा भी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी यहाँ पर आपको गेम में आती दिखाई पड़ेगी मार्कस स्टोनिस के खिलाफ। तो पंजाब की पूरी टीम को एनालाइज कर लेने के बाद ये तो कम से कम समझ में आता है कि उनकी बॉलिंग निश्चित तौर पर अच्छी है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्लेयर्स उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उनकी जो पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और लेग स्पिन बॉलिंग पर फंसती रही है, जिसमें निश्चित तौर पर बाएं हाथ का कोई तेज गेंदबाज हो या प्रसिद्ध कृष्णा जैसा बॉलर हो वो भी गेम में आता है। और ऐसा कोई ऑप्शन अगर आप देखने के लिए आए जो सामने की टीम में गुजरात की, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर रवि साई किशोर है, जो कि प्रोबेबली आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। जबकि लेग स्पिनर वो तो एक चैंपियन बॉलर है ही। और ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें तो ये टीम में बहुत ही तगड़ी दिखाई पड़ती है, बैटिंग पर्सपेक्टिव से भी, बॉलिंग पर्सपेक्टिव में भी, जहां पर राशिद खान है, कागिसो रबाडा है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, रवि साई किशोर हैं। हालांकि इसमें देखना पड़ेगा कि क्या यही लोग ये बैटिंग ऑर्डर ट्राई करेंगे। टॉप 3 तो काफी हद तक कंफर्म है। ग्लेन फिलिप्स को खेलने को लेकर थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि उनको ये टीम खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, क्योंकि इनके पास बाकी भी जो सारे ऑप्शंस हैं उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें से जेसन होल्डर भी एक नाम है जिनको मौका मिल सकता है खेलने को लेकर के। हालांकि मुझे जहां तक उम्मीद है कि जो आपको मैंने प्लेइंग 11 दिखाई वही खेलती आपको दिखाई पड़ेगी। बाकी उसी के पूरे स्क्वाड में जो टॉप के 17 प्लेयर हैं उनका करियर कैसा चला है T20 फॉर्मेट में, वो भी यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं कि किसने कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, क्या बैटिंग एवरेज रहा, मैचेस कितने खेल करके कितनी विकेटें चटकाई, उसमें स्ट्राइक रेट जिसमें आपको दिखाई पड़ी रहा कि कागिसो रबाडा जैसे जेवियर बाटलर थे सामने पंजाब की टीम में, वैसे कागिसो रबाडा भी एक ऐसे प्लेयर है। और अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं ना काफी लंबे समय से, तो जब भी मैं कागिसो रबाडा की बात करता हूं किसी भी टीम के लिए खेले, हमेशा इनको आपको मैं बताता हूं कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ही ट्राई करिए। पहली इनिंग में भी निश्चित तौर पर ये विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन जेन्युइनली सेकंड इनिंग के ज्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं। अगर आपको ड्रॉप करना है किसी प्लेयर को रिस्क लेकर के, तो पहली इनिंग की बॉलिंग में कागिसो रबाडा के साथ वो आप काम कर सकते हैं।
तो ये सारे आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म वो भी आपके सामने है। और इस रीसेंट फॉर्म को भी अगर आप देखें तो ये जो सारे गुजरात के प्लेयर्स हैं उसमें सबसे पहले तो शुभमन गिल के आंकड़े अगर आप देखें रीसेंट फॉर्म के, जो कि निश्चित तौर पर इंडियन टीम से बाहर तो जरूर हो गए हैं, लेकिन बल्ले से ठीक ठाक रन इनके आए हैं पिछले कुछ समय में। और साई सुदर्शन तो निश्चित तौर पर मिस्टर कंसिस्टेंट माने ही जाते हैं। और उसके बाद आते हैं जोस बटलर। इनका आपको याद होगा कि पूरा T20 वर्ल्ड कप ही बहुत ही खराब गुजरा, जहां पर ये शुरुआत तो लगातार अच्छी कर रहे थे लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स, ये काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं रिसेंट टाइम पर, खास करके इंडिया के दौरे पर तो बहुत ही लंबे समय से। T20 वर्ल्ड कप भी पूरा काफी हद तक इंडिया में कई सारे मैचेस खेले। उसके पहले इंडियन टूर पर ही न्यूजीलैंड की टीम आई थी, जहां पर ग्लेन फिलिप्स ने काफी कुछ कमाल की पारियां खेली थी, गजब की फील्डिंग करी थी और साथ ही साथ बॉलिंग तो आपको ये करते दिखाई पड़ते ही हैं। और उसके बाद आते हैं वाशिंगटन सुंदर, जो कि मुझे लगता है कि प्रमोट होकर के आएंगे। हालांकि रिसेंट टाइम में जहां पर भी इन्होंने क्रिकेट खेला है ना तो इनको ज्यादा बैटिंग मिली है ना तो ज्यादा बॉलिंग, और उसी वजह से नंबर्स आपको वो प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ेंगे। और इसी वजह से चूंकि इनको लेकर के डाउट भी है कि कहां पर खेलेंगे, किस नंबर पर खेलेंगे, या इनकी जहां पर कोई दूसरा प्लेयर भी खेल जाए वो निश्चित तौर पर हमको देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा शाहरुख खान एक ऐसा नाम है जो कि फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं, उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। राहुल तेवतिया का आपको पता ही होगा कि बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं और स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में उतने बेहतर ऑप्शन बनते नहीं, लेकिन उसमें जो आपने एक तो पंजाब की टीम का देखा था कि प्रॉपर उनकी वीकनेस है लेग स्पिन बॉलिंग, और वैसे भी राशिद खान काफी अच्छे फॉर्म में है। कगिसो रबाडा जो कि निश्चित तौर पर परेशान करते हैं टॉप ऑर्डर को, जो कि हाईली रिस्की प्लेयर है सामने की टीम में पंजाब में, जो लगातार शॉट्स खेलते हैं, तो उनके खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। इनका फॉर्म भी अगर आप देखें तो विकेट निकालने के मामले में रेगुलर बेसिस पर बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन बॉलिंग काफी अच्छी करी थी। और ध्यान रखिए कगिसो रबाडा की जो 0-0 विकेटें दिखाई पड़ रही है ना 3 मैचेस में वर्ल्ड कप के दौरान, वहां पर एक्चुअली बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, काफी ज्यादा रन कंसीड कर रहे थे, लेकिन आखिरी के 3 मैचेस में इन्होंने वो निश्चित तौर पर काफी अच्छे तरीके से वापसी करी और उसकी वजह से यहाँ पर इनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। और सिराज का भी आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप में पूरे अभियान में केवल एक बार इनको मौका मिला और वहीं पर आकर के 3 विकेट लेकर के गए, और वैसे भी काफी ठीक ठाक बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। और बाकी आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, इनका फॉर्म भी जबरदस्त रहा है रिसेंट टाइम में, और जब से गुजरात की टीम में आए हैं तब से तो कमाल ही खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट में भी। और उसके बाद रवि साई किशोर, इनका बॉलिंग फॉर्म बहुत ही खराब गुजरा है रिसेंट कुछ टाइमों में। और बाकी ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले बॉलर, जिनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त है। और उसके बाद ड्यू कूट को भी इन्होंने लिया है स्क्वाड के अंदर, इनका नंबर आप देख सकते हैं। जेसन होल्डर के बारे में आपको पता ही है, T20 के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो बैटिंग भी कर लेते हैं, और टॉम बेंटन भी हैं। इन सभी के भी रिसेंट फॉर्म को देखें तो निश्चित तौर पर ओवरऑल जो कंक्लूजन बनता है कि इनकी जो पूरी की पूरी बॉलिंग यूनिट है उसमें 4 तो बहुत ही शानदार बॉलर है जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी हैं, लेकिन उसी में बैटिंग को भी इंक्लूड कर दें तो साई सुदर्शन निश्चित तौर पर वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं टीम में ग्लेन फिलिप्स के साथ बिना किसी डाउट के। लेकिन उसी में अगर आप वो उस बात पर जाए जो आपको मैंने करियर के आंकड़े के टाइम पर बताया था कि मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि कगिसो रबाडा को केवल सेकंड इनिंग की बॉलिंग में आप ट्राई करिए, वो चीज आज भी मैं सजेस्ट करूंगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं वो रिस्क लेकर के, तो निश्चित तौर पर कगिसो रबाडा की जगह पर आप या तो शुभमन गिल और या तो जोस बटलर को लेकर के जा सकते हैं। और उस कंडीशन में निश्चित तौर पर 3 बॉलर और 3 बैटर आपकी टीम में प्रॉपर हो जाएंगे और आपकी टीम काफी हद तक सिक्योर हो जाएगी। मेरा सजेशन होगा कि आप बटलर के साथ जा सकते हैं, ज्यादा सेफ मुझे वही दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि शुभमन गिल भी और बटलर भी रिसेंट टाइम में इनका बहुत ही अच्छा समय गुजरा नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शंस रहेंगे जिनको मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन उसी में थोड़ी सी और श्योरिटी लाने के लिए हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें तो शुभमन गिल के आंकड़े पंजाब के खिलाफ कमाल के रहे हैं। 8 मैचेस में 349 रन 49 के एवरेज है। और इवन साई सुदर्शन और बटलर के आंकड़े भी आप देख लीजिए, काफी जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पर बटलर के आंकड़े अगर आप देखने जाएंगे ना तो थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई है कि बटलर के 5 मैच 128 रन है, लेकिन बैटिंग एवरेज केवल 25 का है। तो जो आपको मैं कह रहा था कमाल के हैं, वो निश्चित तौर पर बैटिंग एवरेज पर मेरी नजर गई, उसकी वजह से कहा। लेकिन अभी मुझे याद आ रहा कि इनके आंकड़े उतने बेहतर पंजाब के खिलाफ रहे नहीं है, और यही आंकड़े काफी हद तक आपको हेल्प करेंगे फाइनली डिसाइड करने में कि आप गिल को लेकर के जाइए, सुदर्शन को लेकर के जाइए, ग्लेन फिलिप्स को लेकर के जाइए, और उसके बाद राशिद खान और मोहम्मद सिराज के साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा भी आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा के आंकड़े अगर आप देखें तो बहुत ही खराब है सामने वाली जो टीम है पंजाब की उसके खिलाफ। तो ये भी आप कर सकते हैं कि इन्हीं के जहां पर कगिसो रबाडा को लेकर के जा सकते हैं। अब आपको डिपेंड करना पड़ेगा उन बातों पर कि आप आंकड़ों पर पूरी तरह से जाएंगे या निश्चित तौर पर रिसेंट फॉर्म पर जाएंगे। वो हद का रिसेंट फॉर्म पर जाएंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा बेटर ऑप्शन है, वरना अगर आप निश्चित तौर पर नंबर्स पर जाएंगे तो कगिसो रबाडा के आंकड़े बेहतर हैं। हालांकि रबाडा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेकंड इनिंग की बेटर ऑप्शन है, जो कि इन्होंने 3 मैच में जो 5 विकेटें निकाली है ना, 5 विकेटें इनकी आई हैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, जो कि पहली इनिंग की बॉलिंग आई ही नहीं है इनकी कभी पंजाब के खिलाफ। तो निश्चित तौर पर वो बातें आप ध्यान में रखिएगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहली इनिंग की बॉलिंग है तो प्रसिद्ध कृष्णा को, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो रबाडा को, और साथ ही साथ राशिद खान और सिराज तो आपके टीम में होंगे ही, फिलिप्स और साथ ही
साथ साई सुदर्शन के साथ यहाँ पर शुभमन गिल, ये भी कुछ शानदार ऑप्शन रहेंगे। जिसको वेन्यू के आंकड़े में भी कन्वर्ट करने जाए तो यहाँ पर गिल के 2 मैच में केवल 36 रन है, लेकिन यहाँ पर साई सुदर्शन कमाल खेले हैं। बटलर और फिलिप्स यहाँ पर खेले नहीं। सुंदर के नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं, एक मैच में 48 रन हैं। बाकी शाहरुख खान, तेवतिया, राशिद खान जिनके 2 मैच में केवल 1 विकेट इस मैदान पर, रबाडा 5 मैच में 5 विकेटें हैं। और बाकी बॉलर्स में प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पर बेहतर कर पाए। इवन सभी रवि साई किशोर 2 मैचेस में 6 विकेट हैं यहाँ पर। और बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं ट्रम्प, जो कि आपको मैंने बताया भी था ना कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग परेशान करती है पंजाब के बैटर्स को, तो इनका नाम भी जरूर आप याद रखिएगा। हालांकि फाइनल सजेशन जो होंगे वो तो आपको मैं टॉस के बाद ही अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। बाकी इस पूरी गुजरात की टीम की भी प्रॉपर वीकनेस देखने जाएं तो इनका जो टॉप ऑर्डर है ना वो पूरी तरह से बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी उसके खिलाफ फंसता है, चाहे वो हम बात करें गिल हो, चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे बटलर हो। और इसी वजह से मार्को एंसन और अर्शदीप सिंह का नाम आपको तीनों ही बैटर्स के साथ कॉमनली देखने को मिल जाएगा, तो वो दोनों बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी सुंदर और शाहरुख खान भी निश्चित तौर पर चहल पर, लोकी फर्गूसन पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग या लेग स्पिन पर फंसते रहे हैं। तो गुजरात की टीम एक ऐसी यूनिक टीम है जो स्पिन बहुत अच्छा खेलती है, प्रॉपर बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर फंसती है। पंजाब की टीम का आपने देखा था कि लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स पर वो लोग फंसते हैं। बाकी पिच रिपोर्ट में आपने देखा था कि सेकेंड इनिंग की बैटिंग वो थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। तो पूरा जो आपने वीडियो देखा उसका जो कंक्लूजन बनेगा वो यही बनेगा कि टॉस डिसाइड करेगा काफी हद तक कि आज किसके हक में ये मैच जा सकता है बेसिकली, और वो निश्चित तौर पर हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा, जहां पर आपको मैं फाइनल पिच रिपोर्ट और अपनी फाइनल टीम दे दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे रखा है। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।